इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझाऊंगा जो कि रिलेटेड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड से और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपने एक बग को फिक्स किया हो और कहीं और से दूसरे बग्स आना चालू हो गए? साउंड्स फेमिलियर राइट? क्योंकि हम सब ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया ही है अपनी कोडिंग जर्नी में। यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जो कि है सॉलिड प्रिंसिपल्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो आपको एक फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल एंड रोबस्ट कोड लिखने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला तैयार करके देता है। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली प्रूवन स्ट्रेटेजी है जिसके द्वारा हम एक बेटर कोड लिख पाएंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, इनफैक्ट प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी दिखाऊंगा, ताकि आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ जाए कि जो हम सीख रहे हैं ना उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है। इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, इस वीडियो के अंदर चैलेंजेस, पजल्स एंड काफी सारे एग्जांपल्स भी इंक्लूडेड है जिसके द्वारा आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आ जाएंगे। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। सॉलिड प्रिंसिपल्स के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कि उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। उसके बाद एक एक करके सॉलिड प्रिंसिपल्स को समझेंगे, जैसे कि एस, क्योंकि हर एक का एक मीनिंग है। उसके बाद OLID, इस तरीके से समझेंगे। इसके फुल फॉर्म में अभी मत जाओ, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब इन सॉलिड प्रिंसिपल्स को किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था? इसे इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट सी मार्टिन ने, जिनको प्यार से बॉब अंकल कहा जाता है। उनका कहना था कि गुड सॉफ्टवेयर इज नॉट रिटन, इट इज री रिटन। मतलब हर बार नए टूल्स और प्रिंसिपल्स सीख के अपने कोड को बेटर बनाते रहो। वह एक रिनाउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ऑथर, अलोंग विद दैट एजाइल मैनिफेस्टो के को-फाउंडर भी हैं। इन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर बुक भी लिखी है जिसका नाम है एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसके अंदर प्रिंसिपल, पैटर्न्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें मिलते हैं। तो इस बुक के जरिए से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेट 90s एंड अर्ली 2000s में बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे एंड डेवलपर्स को एक क्लियर सेट ऑफ गाइडलाइंस चाहिए थी जिसके द्वारा वो एक मेंटेनेबल एंड स्केलेबल कोड लिख सकते थे। एंड इसी के कारण सॉलिड प्रिंसिपल्स का इजाद हुआ एंड इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ही सॉलिड प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कि काफी सारी कॉमन इश्यूज, फॉर एग्जांपल कोड को मॉडिफाई करना, कुछ और चीजों को ऐड करना, कोई और फंक्शनलिटी को ऐड करना, ये सारी चीजें डेवलपर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी और उन्हें क्लीन कोड राइट करने में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही थी। उसे एड्रेस करता है सॉलिड प्रिंसिपल्स, जिसके द्वारा आप एक फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल, स्केलेबल कोड लिख सकते हो। और इतना ही नहीं, ये हमारे बग्स को मिनिमाइज करने में भी मदद करता है, हमारी डिपेंडेंसीज को रिड्यूस करता है एंड आप कोई भी कोड को नए फीचर्स के साथ अपडेट कर सकते हो, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सॉफ्टवेयर डिजाइन और उप्स लैंग्वेज की फाउंडेशन जो है इन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बनी है। इसीलिए आज जो हम कोड लिखते हैं पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर में होता है एंड उसे भी और बेटर बनाने के लिए आपको इन सॉलिड प्रिंसिपल्स का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SRP। ये है हमारा पहला प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि एक क्लास या मॉड्यूल के पास सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब एक काम, एक क्लास, हर क्लास का एक सिंगल फोकस होना चाहिए। अब एक एग्जांपल के तौर पे इसे समझते हैं। एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं जहां पे हर मेंबर की एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि कोई एक बंदा कुकिंग कर रहा है, कोई एक बंदा क्लीनिंग कर रहा है, कोई एक बंदा फाइनेंसेस को मैनेज कर रहा है और इस तरीके से सारे काम एक एक पर्सन में डिवाइड हो चुके हैं, समझ लो। लेकिन इसकी जगह अगर एक ही इंसान को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े, सारे टास्क खुद ही करने पड़े, तो क्या होगा, एक के ऊपर एक काम ओवरलैप हो जाएगा एंड उससे उस बंदे की काम करने की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज कैसे होगी? मान लो आपको घर के अंदर सफाई भी करनी है, आपको आपके लिए खाना भी बनाना है, आपको कोडिंग भी करनी है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, सारा कुछ करना है। अलोंग विद दैट आपको घर में पैसे भी भेजने हैं। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी है, तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई काम तो हैम्पर होगा ही ना। या तो आपको कोडिंग में थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा या खाना बनाने के लिए आपके पास समय नहीं होगा। इसीलिए तो हम काम को डिवाइड करते हैं।
क्योंकि काम को डिवाइड करने से आपका जो फोकस है वो एक पर्टिकुलर टास्क पे लग जाएगा, जिससे इवन गलतियां करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और इसी कारण से रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेग्रीगेट करके मेंटेनेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये होता है सॉलिड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक है करेक्ट एग्जाम्पल, एक है इनकरेक्ट एग्जाम्पल। सबसे पहले इनकरेक्ट वे समझते हैं। मान लो आपने एक क्लास बना ली, ये कोडिंग के तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। एक क्लास बना ली जिसका नाम मैंने दिया यहाँ पे हाउस होल्ड टास्क। अब हाउस होल्ड टास्क के अंदर क्या क्या आ जाता है? कुकिंग आ गया, क्लीनिंग आ गया, लॉन्ड्री आ गया और भी काफी कुछ आ सकता है यहाँ पे। अब अगर इस तरीके का अगर हम एक क्लास बनाते हैं तो मतलब एक ही क्लास को काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि वो कुकिंग भी करेगा, क्लीनिंग भी करेगा एंड लॉन्ड्री भी करेगा। इस तरीके से हम एसआरपी प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हैं, मतलब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हैं। और ये कोड मेंटेनेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो सारे टास्क जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे उससे। इसी कारण से करेक्ट वे में अगर आप देखो, करेक्ट वे में क्या किया गया है, हर एक को एक अलग क्लास दी गई है। कुकिंग के लिए कुक सर्विस क्लास का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर एक फंक्शन बनाया गया है कुक फंक्शन बोल के। इसमें आप कोई भी कुकिंग से रिलेटेड फंक्शंस का यूज कर सकते हो। सिमिलरली क्लीनिंग के लिए अलग, लॉन्ड्री के लिए अलग। इस तरीके से एक क्लास क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक टास्क को हैंडल कर रहा है और ये एसआरपी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, जिसके द्वारा आपका जो कोड है मेंटेनेबल बन जाएगा। एंड किसी भी क्लास में आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो दूसरी क्लास में इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। और इसे अप्लाई करने का ना मैं एक सिंपल टिप आपको बताता हूँ। अगर कभी कोई डाउट आए तो अपने आप से ये पूछना, क्या इस क्लास को एक ही वजह से चेंज होना चाहिए? अगर जवाब ना है तो आप एसआरपी को फॉलो नहीं कर रहे। तो आई एम क्वाइट श्योर आपको एसआरपी प्रिंसिपल प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, जो कि है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। शॉर्ट फॉर्म है इसका ओसीपी। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? सॉफ्टवेयर एंटिटीज जैसे क्लासेस और मॉड्यूल्स एक्सटेंशन के लिए ओपन, लेकिन मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज्ड होने चाहिए। मतलब नए फीचर ऐड करना इजी होना चाहिए बिना पुराने कोड को मॉडिफाई किए। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मेन्यू का एग्जांपल लिया गया है, जिसमें कोई नई आइटम ऐड करनी हो बिना पुरानी डिशेस को ऑल्टर किए, तो आप कैसे करोगे? इस प्रिंसिपल के द्वारा ये चीजें करना पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये अलाउ करेगा रेस्टोरेंट को कि वो सीजनल आइटम्स को ऑफर करे बिना रेगुलर फेवरेट्स को रिमूव किए। तो इससे हम कुछ नई चीजें ऐड कर रहे हैं बट पुराने को मॉडिफाई नहीं कर रहे। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम नई फंक्शनैलिटीज को ऐड कर पाए बिना अपने एग्जिस्टिंग कोड को चेंज करें। और इससे जो बग्स आने के चांसेस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक गेमिंग ऐप का सिनेरियो लेते हैं। एक गेमिंग ऐप का सिनेरियो लेते हैं जहां पे एक नया वेपन को ऐड करना है, लेकिन पुराने वेपन्स के कोड को मॉडिफाई करना पड़ता है। ये एक रिस्की तरीका है, क्योंकि इससे पुराना कोड जो हमारा है वो खराब हो सकता है। चलिए अब इसकी फंक्शनैलिटी को कोड के जरिए समझते हैं। तो मान लीजिए आपने एक क्लास बनाई मेन्यू बोल के, जिसके अंदर आपने दो फंक्शन बनाए, एक ऐड पिज्जा, एक ऐड बर्गर। अब इस तरीके से आप डेफिनेटली एक क्लास बना सकते हो, लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो को समझने जाए तो आपने क्या किया है, मेन्यू के अंदर ऐड पिज्जा, ऐड बर्गर का एक फंक्शन बना दिया। अब अगर आपको कोई नई आइटम ऐड करनी पड़ेगी तो आपको इसी के अंदर एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेट्स से आपको पास्ता ऐड करना है, तो आपने एक पास्ता का ऐड पास्ता बोल के आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्लास को एक एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हो, जो कि एसआरपी प्रिंसिपल है, और यहाँ पे मॉडिफिकेशंस भी कर रहे हो मेन्यू क्लास के अंदर ही, जो क्या करेगा, जो आपकी रिस्क को बढ़ा देगा, क्योंकि आप अपनी क्लास के फंक्शनैलिटी को एक्सपांड कर रहे हो उसमें मॉडिफाई करके, जिससे कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है और बग आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ऐसे भी चांसेस होते हैं कि पुरानी जो फंक्शनैलिटी है उसके लॉजिक को भी खतरा होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ चेंजेस करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि पुराना कोड शायद ना चले या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ऐसा बहुत बार होता है। इसी कारण से एक ऐसा अप्रोच यूज करो जो कि ओपन है एक्सटेंशन के लिए, जो हमने करेक्ट वाले कोड में दिखाया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेन्यू आइटम की एक इंटरफेस बना ली, जिसके अंदर मैंने ऐड फंक्शन को डाल दिया। उसके बाद एक क्लास बनाई पिज्जा बोल के, जो क्या कर रही है, जो इस मेन्यू आइटम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा रही है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को यूज कर पाएगी, लाइक इनहेरिटेंस।
यहाँ पे क्लास इनहेरिट नहीं कर रहा, इंटरफेस से इनहेरिट कर रहा हूँ। तो ये हम कर सकते हैं। ये वाला जो कोड है ये जावा के थ्रू से समझाया गया है, इसका टाइपस्क्रिप्ट वर्जन भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। बट इतना समझ लो, यहाँ पे इंटरफेस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया और सिमिलरली ऐड फंक्शन को इस्तेमाल किया गया। सेम वे में बर्गर का भी एक क्लास बनाया गया एंड उसके अंदर भी इसे इनहेरिट किया और ऐड फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया जो हमने डिक्लेयर किया है मेन्यू आइटम के अंदर, जो इंटरफेस बनाया हमने। अब सिमिलरली आपको अगर एक पास्ता ऐड करना है अपने मेन्यू में, तो आप क्या करोगे, एक और नई क्लास बनाओगे पास्ता बोल के, उसे भी ये वाली फंक्शनलिटी को इनहेरिट करा लोगे, ऐड वाली को, मेन्यू आइटम को इनहेरिट करा के, एंड आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आप एक ऐसा कोड लिख सकते हो जो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे और जिसकी मॉडिफिकेशन पे आपके कोड को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसको अपनी तरफ से कोड करके देखते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। अगर मैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोड करने जाऊं तो कुछ इस तरीके से मेरा कोड आएगा, जहां पे मैं एक क्लास बना रहा हूं मेन्यू बोल के, और जहां पे मैंने एक ऐड फंक्शन बनाया जो वॉइड रिटर्न करेगा। ये हो गया ऐड पिज़्ज़ा के लिए, एक ऐड बर्गर के लिए मैंने बना लिया। सिमिलरली और कुछ बनाना है यहाँ बना सकते हो। तो ये हो गया इनकरेक्ट वे जो हमें फॉलो नहीं करना है, इस तरीके की पैटर्न। और ये है करेक्ट वे जहाँ पे मैंने एक इंटरफेस बनाया मेन्यू आइटम बोल के, उसके बाद एक क्लास बनाई पिज़्ज़ा बोल के जो इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, फंक्शन को एक्चुअली इस केस में, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे। एंड यहाँ पे इस फंक्शनलिटी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि पिज़्ज़ा ऐड करना है मेन्यू के अंदर। सिमिलरली बर्गर भी मैंने ऐड करा लिया। उसके बाद एक मेन्यू की क्लास बनाई, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ आइटम्स का एरे जो लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम्स को होल्ड करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक एक मेन्यू आइटम को ऐड करता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक फंक्शनैलिटी अपने मेन्यू क्लास के अंदर दे दी। तो ये मेरा मेन्यू क्लास बन चुका है। उसके बाद डिस्प्ले करने के लिए भी मेरे पास एक फंक्शनैलिटी है। ये सारी चीज़ें तो मैंने बना ली। अब इसे यूज़ कैसे करना है? यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा इस पर्टिकुलर मेन्यू क्लास का। उसके बाद ऐड मेन्यू आइटम फंक्शन को कॉल करूँगा और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या दिया है? मैंने यहाँ पे आइटम ऑफ टाइप मेन्यू आइटम दिया है, राइट? इसका ये मतलब है कि मैं इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि इसका भी टाइप क्या है, मेन्यू आइटम ही है, इज़न्ट इट? यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट्स मेन्यू आइटम कर रहा हूँ, तो ये उसी तरीके की फंक्शनलिटी मुझे रिटर्न कर रहा है, कुछ उसी तरीके से मैंने बनाया है। एंड यहाँ पे जब मैं इसे कॉल करूँगा, इसके एक ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा, इसे चाहो तो एक अलग कॉन्स्टेंट में भी डाल सकते हो, तो मैं इसे यहाँ पे पास करूँगा एंड इस फंक्शनलिटी से क्या होगा, ये जो आइटम यहाँ पे आएगी मैं उसे पुश कर रहा हूँ हमारे लिस्ट के अंदर। इस तरीके से मैं पिज़्ज़ा वाले आइटम्स को ऐड कर रहा हूँ, सिमिलरली बर्गर वाले आइटम को भी ऐड कर रहा हूँ। अब इसी के साथ-साथ अगर मुझे पास्ता भी ऐड करना हुआ, तो मैं एक नई क्लास को ऐड कर दूँगा कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद अपने ऐड मेन्यू आइटम फंक्शन के अंदर पास्ता को पास करके वहाँ पे एक और नई आइटम को ऐड करा सकता हूँ एंड फाइनली हम डिस्प्ले कर देंगे। इस तरीके से मैंने ये नया कोड एक बना लिया, पुराने कोड को टच भी नहीं किया और हमारे पास सारी फंक्शनैलिटी प्रॉपर्ली काम करेगी। लेकिन अगर पुराना वाला मेथड यूज़ करोगे, जो इनकरेक्ट वाला मेथड है, उस तरीके से कहीं न कहीं फँस जाओगे। इसी कारण से ये सारे पैटर्न्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनीज़ जो ओसीपी फ़ॉलो करती है, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, वो 30% तक कम हो जाती है। क्योंकि नए फीचर्स ऐड करना उनके लिए फ़ास्ट और रिस्क फ्री होता है। क्योंकि उनके लिए नए फीचर्स को ऐड करना बहुत ज़्यादा फ़ास्ट और ईज़ी होता है। इसीलिए ये प्रिंसिपल्स आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे इम्प्लीमेंट करना भी। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है। इसका शॉर्ट फॉर्म एलएसपी है और ये क्या कहता है हमसे, चलो समझते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि सब क्लासेस अपने पेरेंट क्लास की तरह बिहेव करनी चाहिए, बिना प्रोग्राम को तोड़ मोड़ के। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ले लो, जहाँ पे दो चीजें होती है, एक होती है बुक्स, दूसरी होती है रेफरेंस मटेरियल, जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया हो गया या कोई रेयर डॉक्यूमेंट हो गया। अब बुक्स क्या कर सकते हो, बोरो कर सकते हो, कोई भी मेंबर बुक को बोरो कर सकता है। लेकिन रेफरेंस मटेरियल सिर्फ लाइब्रेरी में रीड कर सकते हो, उसे बोरो नहीं कर सकते। अगर इनहेरिटेंस गलत तरीके से इंप्लीमेंट हुआ, तो रेफरेंस मटेरियल के बोरो मेथड से एरर थ्रू होगा, जो यूजर एक्सपीरियंस खराब करेगा। और ये एक्सपीरियंस खराब ना हो, इसी कारण से एलएसपी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जिससे इनहेरिटेंस की फ्लेक्सिबिलिटी एनहेंस होती है और कोई भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो डिराइव क्लासेस के अंदर होता है वो अवॉइड हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर से इसे समझते हैं। मान लो ये है हमारा इनकरेक्ट कोड और ये है करेक्ट कोड। इनकरेक्ट कोड के अंदर क्या किया गया है, बुक और रेफरेंस को सेम टाइप दी गई है, राइट, रेफरेंस मटेरियल्स को। अब एक बुक के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएगी, सिमिलरली रेफरेंस मटेरियल की भी एक ऑब्जेक्ट बनाएगी जो कि सेम टाइप की है। इस केस में क्या होगा, दोनों में बोरो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली लाइब्रेरी आइटम के अंदर हमने बोरो फंक्शन दिया है बाय डिफॉल्ट, समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोरो फंक्शन दोनों में दिया। अब क्या होगा, बुक के अंदर तो बोरो काम करेगी, लेकिन रेफरेंस मटेरियल के अंदर अगर हम बोरो फंक्शन का अप्लाई करते हैं तो ये हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा क्योंकि ये एलएसपी प्रिंसिपल की वायलेशन है। और इस तरीके का कोड लिखने से हमें इस टाइप के एरर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बोरोएबल वाली जो फंक्शनलिटी है उसे एक डिफरेंट इंटरफेस में देना पड़ेगा। मान लो मैंने बोरोएबल इंटरफेस बोल के एक बनाया एंड उसके अंदर इस फंक्शनलिटी को पास कर दिया और फिर मैं उसी को यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बुक का। लेकिन रेफरेंस मटेरियल के अंदर जो मैं टाइप दे रहा हूँ वो है लाइब्रेरी आइटम, जिसके अंदर मैंने बोरो फंक्शनलिटी नहीं दी है, तो वो सिर्फ डिस्प्ले करेगा इन्फॉर्मेशन को। कुछ इस तरीके से बनाया गया जो मैं आपको अभी कोड के द्वारा समझाऊंगा, तब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली चीज़ क्या है। बट ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने से हमने बोरेबल वाली चीज़ों को हटा ही दिया। इससे क्या होगा कि हमारे कोड में कोई एरर नहीं आएगा और सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली से हो जाएगी। चलो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं अभी। तो ये है हमारा टाइपस्क्रिप्ट का कोड जहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई लाइब्रेरी आइटम बोल के, जो हमारी बेस क्लास है या फिर पेरेंट क्लास है, जिसके अंदर मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी दे दी टाइटल बोल के और कंस्ट्रक्टर के अंदर उसे इनिशियलाइज कर दिया। फिर एक बोरो फंक्शन यहाँ पे बनाया एज्यूम करके कि सारी लाइब्रेरी की आइटम्स बोरोएबल है। तो कुछ इस तरीके का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया एक क्लास का। अब एक सब क्लास बनाई बुक बोल के जो इसे इनहेरिट कर रही है एंड इसके टाइटल को इनिशियलाइज कर रही है अपने कंस्ट्रक्टर में सुपर का इस्तेमाल करके, जो मैंने ऑलरेडी अपनी टाइपस्क्रिप्ट वाले कोर्स में आपको समझाया है। अब यहाँ पे ये बोरो फंक्शन का यूज करेगी और सिमिलरली हमारे सेकेंड सब क्लास जो कि रेफरेंस मटेरियल है उसके अंदर भी सेम चीजें अप्लाई होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर बोरो करने जाओगे तो इस फंक्शन को अगर कॉल करोगे तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा एंड फिर हम जब इसे यूज करेंगे और बोरो फंक्शन का अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो एक्सेप्शन थ्रो होगा एंड हमारा कोड जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमें एरर थ्रो कर रहा है। अब इसे सॉल्व कैसे करें, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसे सॉल्व करने के लिए मैं अपनी पेरेंट क्लास को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दूंगा जहाँ पे मैं चीज़ों को डिफाइन नहीं कर रहा और सारी जो चीज़ें हैं वो सब क्लास में डिफाइन होंगी। यहाँ पे सिर्फ टाइटल ले दिया और बोरेबल को यहाँ से निकाल के एक इंटरफेस में डाल दिया। इससे क्या होगा, इससे मुझे ऑप्शन मिलेगा कि मैं सेम कोड को इस्तेमाल करूं जैसे कि पहले कर रहा था, इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके लाइब्रेरी आइटम को कॉल कर रहा हूँ, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ भी हम लाइब्रेरी आइटम को कॉल कर रहे हैं और अपने टाइटल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, बट मैं इंटरफेस को भी कॉल कर सकता हूँ जहाँ जहाँ मुझे बोरेबल का इस्तेमाल करना है। तो हमें पता है कि बुक जो है वो बोरेबल है, इसीलिए मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके अपने इंटरफेस को यहाँ पे पास कर सकता हूँ और उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करा सकता हूँ। इस केस में इस फंक्शन को मुझे इनहेरिट कराना है और इसको इस्तेमाल करना है यहाँ पे, तो मैंने इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया ताकि बोरेबल फंक्शनैलिटी आ जाए। अब इससे क्या होगा, ये चीज़ मुझे अपने रेफरेंस मटेरियल वाली क्लास के अंदर देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने इम्प्लीमेंट्स बोरेबल को नहीं पास किया है, ये ऑप्शनल है मेरे लिए। बट लाइब्रेरी आइटम तो है दोनों में, ये कॉमन हो जाएगी। अब मैं अगर इसका यूज करने जाऊं तो मैं लेट्स से एक कांस्टेंट बनाता हूं जिसका मैंने टाइप दे दिया बोरोएबल और मैं इसके अंदर अभी बोरो फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं एक ऑब्जेक्ट बना के बुक का, जहां पे मैंने टाइटल क्या दिया, हैरी पॉटर। एंड सिमिलरली मैंने रेफरेंस मटेरियल के लिए भी एक कांस्टेंट बनाया जिसको मैंने टाइप दिया है लाइब्रेरी आइटम, तो इसको क्लास की टाइप दे दी और इसका जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर मैंने मान लो टाइटल दे दिया एनसाइक्लोपीडिया। अब इससे क्या होगा, टाइटल तो आ जाएगा, शो हो जाएगा, राइट, और कोई भी बोरोएबल फंक्शन मुझे यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने अपने कोड को फ्लेक्सिबल बना दिया और अननेसेसरी चीजों को अपने कोड से हटा दिया या सेपरेट कर दिया, जिससे कि जहां उसकी रिक्वायरमेंट हो सिर्फ वहीं पे वो इस्तेमाल हो। अब इसके बाद एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको एलएसपी का, क्योंकि ऑब्वियसली वो एग्जांपल से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर एक और रेफरेंस मिल जाए तो आपको चीजें और ज्यादा समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है। अब मान लो एक क्लास बनाते हैं बर्ड बोल के, जिसके अंदर मैंने एक फ्लाई फंक्शन बना लिया, तो आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के साथ ना बहुत ज्यादा क्लोजली काम करना पड़ेगा, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये तो सिर्फ एक फंक्शन है, आप कहीं भी किसी भी क्लास में कोई भी फंक्शन पास कर सकते हो, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ जब हम काम कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीजों का मतलब के साथ काम करना पड़ेगा, मतलब समझ के काम करना पड़ेगा। फ्लाई हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जो भी नाम हम देते हैं ना, नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
कोडिंग के अंदर। सो अब दोबारा से अपने कोड के अंदर चलते हैं और ये फ्लाई फंक्शन मैंने यहाँ पे दिया है कि बर्ड इज फ्लाइंग। इसका ये मतलब है कि सारी बर्ड फ्लाई करेगी, मैंने ये एज्यूम कर लिया, राइट। अब एक और क्लास बनाई पेंगुइन बोल के, जो क्या करेगी, इस पेरेंट क्लास बर्ड को इनहेरिट करेगी एक्सटेंड्स का इस्तेमाल करके। अब ये जब एक्सटेंड करेगी तो ये भी फ्लाई फंक्शन का इस्तेमाल करेगी, लेकिन पेंगुइन तो फ्लाई नहीं करते। उस केस में ये एलएसपी का वायलेशन होगा। इस तरीके की क्लासेस को हमें यूज नहीं करना, या इस तरीके की चीज़ों को इनहेरिट नहीं कराना है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को लिखने का करेक्ट अप्रोच क्या होगा? तो मैंने उस कोड को रिफैक्टर करके ये कोड बनाया है, जहाँ पे मैंने क्या किया है, बर्ड वाली क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी और एक फंक्शन बनाया, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया, जिसका नाम मैंने दिया मूव। क्योंकि बर्ड दोनों केसेस में, मतलब फ्लाई करे ना करे, वो मूव तो करेगी। अब एक क्लास बनाई मैंने फ्लाइंग बर्ड बोल के। तो फ्लाइंग मैंने कैटेगराइज कर दी, बेसिकली फ्लाइंग बर्ड की एक अलग क्लास और नॉन फ्लाइंग बर्ड की एक अलग क्लास। दोनों जो पेरेंट क्लास बर्ड है उसे इनहेरिट कर रही है और उसके अंदर मूव वाले फंक्शन को डिफाइन कर रही है। लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनलिटी अलग है। एक के अंदर है बर्ड इज फ्लाइंग, एक दूसरे के अंदर है बर्ड इज वॉकिंग। तो इससे ये मूव फंक्शन तो यूज हो पाएगा, क्योंकि मूवमेंट वाली बात गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं फ्लाई फंक्शन दे दूं तो वो गलत हो जाता है, राइट। रियल वर्ल्ड सिनेरियो से अटैच करके देखो, तब समझ में आएगा ये वाली चीज। अब इससे क्या हो रहा है, अगर मैं इसे यूज करने जाऊं तो सिंपली मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है फ्लाइंग बर्ड का, एक नॉन फ्लाइंग बर्ड का, और दोनों के अंदर मैं मूव फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। और दोनों की टाइप भी क्या है, सेम है, राइट। लेकिन दोनों में फंक्शनलिटी अलग है। एक में वो फ्लाई कर रहा है, एक में वॉक कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये पूरी क्लासेस इनहेरिटेंस वाले कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया, कुछ इस तरीके से, जिससे कि डिपेंडेंसी जो है वो कुछ ऐसी ना आए जिससे कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आ जाए। तो ये होता है लिस्क सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। सो आई एम क्वाइट श्योर इस एग्जांपल से आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे इसे सब्स्टिट्यूट करना है क्लासेस को। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो काम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हायरकी है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको देनी पड़ेगी। अगर हायरकी में अपनी गलती की तो कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ज़रूर आ जाएगा। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को ब्रेक डाउन करते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए बनाया है, जैसे कि मान लो एक क्लास है बर्ड बोल के, और उसके अंदर सब क्लासेस हैं, एक है स्पैरो, एक है पेंगुइन। अब स्पैरो क्या करता है, स्पैरो फ्लाई कर सकता है, लेकिन पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकता। इसी कारण से ये जो फंक्शनैलिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी फ्लाई वाली, ये स्पैरो के लिए होगी, इसीलिए वो एलएसपी को फॉलो करता है, मतलब ये प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लेकिन पेंगुइन जो है वो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, राइट। सो एलएसपी वायलेशन का एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होना चाहिए और एक्चुअल बिहेवियर क्या हो रहा है। यहाँ पे स्पैरो जो है उस पे क्या लग रहा है एक्सपेक्टेड बिहेवियर कि वो फ्लाई कर सकता है, और एक्चुअल में वो फ्लाई कर रहा है। पेंगुइन पे भी कैन फ्लाई वाला बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हम फ्लाई फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे, जो हमने एग्जाम्पल में ऑलरेडी देख लिया है। अब जो फंक्शन कॉल होगा वो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे फ्लाई फंक्शन कॉल होगा, राइट। और ये हमें क्या देगा, रन टाइम एरर देगा, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस से हमें एक्चुअली में एक अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर मिलेगा, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि हमें करेक्ट कोड मिल जाएगा। तो इसी कारण से ये जो एलएसपी का वायलेशन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, मत कीजिएगा, वरना आपकी एक्सपेक्टेड बिहेवियर और एक्चुअल बिहेवियर में मिसअलाइनमेंट होगी, और इस प्रॉब्लम से आप रन टाइम एरर्स को फेस करोगे, जिससे आपका कोड की जो स्टेबिलिटी है वो हार्म हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, एंड इसीलिए मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेके इसे समझाया है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, जो कि है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईएसपी। और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, वेल इसके अंदर हम सीखेंगे कि कोई क्लास उन मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन ना करे जो उसके काम के नहीं है। और यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि इट्स बेटर टू हैव मैनी स्मॉल स्पेसिफिक इंटरफेसेस रादर देन ए लार्ज जनरल पर्पस इंटरफेस। मतलब एक लार्ज जनरल पर्पस इंटरफेस की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे इंटरफेसेस को यूज किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि एक बड़ा इंटरफेस बना के उसमें सब कुछ भर दो, जब आपको उसकी जरूरत ही नहीं है तो उसे इस्तेमाल क्यों करना। छोटे छोटे बनाओ और उनका इस्तेमाल करो, जहां पे उसकी जरूरत हो वहीं पे इस्तेमाल करो। एक तीर से 10 निशाने मारने की कोशिश मत करो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम इंटरफेस को बड़ा बना देती हैं काफ़ी सारी चीज़ें डाल के, और अलग अलग जगह उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, बट वैसा नहीं करना चाहिए। अब एक सिनारियो लेते हैं जहाँ पे मान लो कि एक व्हीकल का इंटरफेस है, जिसके अंदर
एक ड्राइव फंक्शन है, एक फ्लाई फंक्शन है और एक सेल की फंक्शनैलिटी है। अब कार क्लास को फ्लाई और सेल इंप्लीमेंट करना पड़ता है, जो उसके लिए इररिलेवेंट है। अब इस सिनेरियो में अगर कार फ्लाई और सेल नहीं कर सकता और हमें उसकी फीचर्स को वहां देना पड़ेगा कार के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये हमारे कोड को कॉम्प्लिकेट करेगा और हमें अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस देगा, राइट? सोचिए अगर एक इंटरफेस में 10 मेथड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 3 आपकी क्लास के रेलेवेंट हैं, तो आप आईएसपी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? वेल, इसका सिंपल सॉल्यूशन ये होगा कि आप इंटरफेसेस को छोटा और स्पेसिफिक बनाओ। जैसे कि ड्राइविंग व्हीकल, फ्लाइंग व्हीकल और सेलिंग व्हीकल के इंटरफेसेस बना लो। क्लासेस क्या करेगी, उन्हीं इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करेगी जो रेलेवेंट है, इररेलेवेंट वाले को यूज ही नहीं करेगी। तो उस केस में ये प्रॉब्लम्स को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और इसके की बेनिफिट्स क्या होंगे कि आपको की इंटरफेसेस मिलेंगे, काफी ज्यादा फोकस मिलेंगे और रेलेवेंट टू स्पेसिफिक टास्क वैसे इंटरफेसेस मिलेंगे। एंड उसी के साथ साथ ये प्रिंसिपल आपको प्रिवेंट करता है ब्लोटेड एंड कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस को बनाने से, जो कि काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएंगे इंप्लीमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये एक आपका डैशबोर्ड है जहां पे आप ड्राइविंग, फ्लाइंग, सेलिंग सब कुछ एक ही में कर रहे हो, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, राइट? हालांकि आज की डेट में तो फ्लाइंग कार भी आ चुकी है जो रास्ते पे भी चलेगी और हवा में भी चलेगी, बट उसके भी पैनल्स में चेंजेस किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही पैनल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, जिसे इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना आए, किसी भी यूजर को कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। और अगर हम एक स्पेसिफिक चीजों को ही यहाँ पे शो करेंगे तो इजी रहेगा लोगों के लिए समझने के लिए, इजंट इट? और इससे आपका कोड जो है काफी ज्यादा क्लीन रहेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसका कोड से इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि करेक्ट कोड क्या होगा और इनकरेक्ट कोड क्या होगा आईएसपी के अंदर, राइट? अब इनकरेक्ट कोड में मान लो कि एक इंटरफेस बना लिया अपने व्हीकल बोल के, जिसके अंदर अपने 3 फंक्शनलिटी दे दी, ड्राइव, फ्लाई एंड सेल। तो आपने एक बड़ा इंटरफेस बना लिया जिसमें आपने 3-3 अलग-अलग फंक्शनलिटी दे दी। और जहां भी आप इसे कॉल करोगे, लेट्स से कार वाली क्लास के अंदर आप इसे इनहेरिट करते हो इंटरफेस को, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे तो तीनों फंक्शन का इस्तेमाल करना है। अब लेकिन कार तो सिर्फ ड्राइव करता है, वो फ्लाई नहीं करता, वो सेल नहीं करता। फ्लाई करेगा तो आपको अलग से उसको इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। चलो मान लो यहाँ पे फ्लाई भी करता है, लेकिन वो सेल तो नहीं करता। अब आप बोलोगे कि सेल भी करता है, तो अगर तीनों सेटिस्फाई होता है तो दो, अगर ना हो तो मत दो ना। क्योंकि सारी टाइप की कार जो है वो तो फ्लाई नहीं करेगी, वो तो सेल नहीं करेगी। कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइप्स की कार ही होगी जो फ्लाई एंड सेल कर सकती है। सो इस केस में क्या हो रहा है कि व्हीकल जो इंटरफेस है वो कार वाली क्लास को फोर्स कर रहा है कि वो सारे फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करे, जो कि आईएसपी का वायलेशन ऑब्वियसली। अब इसका करेक्ट कोड कैसे लिखा जा सकता है? इसका करेक्ट वे में आपको अलग अलग इंटरफेसेस बनानी है, एक ड्राइवेबल के लिए बना लिया, एक फ्लाईएबल के लिए, एक सेलेबल के लिए, और उसके अंदर अपनी अपनी फंक्शनलिटी से। अब कार क्या होता है, कार को आप ड्राइव कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे फ्लाइंग का ऑप्शन भी देना है तो कॉमा देके फ्लाईएबल भी लिख लो, क्योंकि एक से ज्यादा इंटरफेस भी वो यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा इनहेरिटेंस भी होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी एक्सेप्टेड है। तो उस तरीके से आप मल्टीपल इंटरफेसेस का इस्तेमाल कर सकते हो जहां जहां उसकी दरकार होगी। जैसे कार में ड्राइवेबल है, फ्लाईएबल देना है, सेलेबल देना है, कॉमा कॉमा देके कर लिया। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो सिर्फ ड्राइवेबल दो ना। सिमिलरली एरोप्लेन में फ्लाईएबल दे दो, बोट में सेलेबल दे दो। इससे क्या होगा, हमारा जो कोड है वो क्लीन हो गया। जिस चीज की जरूरत नहीं है वो आएगा ही नहीं, और इससे फायदा ही फायदा हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक व्हीकल क्लास जो है वो सिर्फ रेलेवेंट मेथड को इंप्लीमेंट करा रही है, जिससे कि जो ये आईएसपी का प्रिंसिपल है वो फॉलो हो रहा है। और एक मजेदार बात बताता हूँ, छोटी और फोकस इंटरफेसेस का यूज करने से डेवलपमेंट स्पीड जो है ना वो 20% तक बढ़ जाती है। तो आप ये मान के चलो, अगर आप एक मेंटेनेबल कोड लिखते हो और ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर देते हो और आपकी डेवलपमेंट स्पीड अगर बढ़ गई, तो आपको और क्या चाहिए? ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको इस तरीके की मेंटेनेबल एंड फ्लेक्सिबल कोड लिखनी पड़ेगी। तो इससे ये समझ में आता है कि ये प्रिंसिपल से कितना हमारा टाइम बच जाता है। अब हम अपने आखिरी प्रिंसिपल को समझेंगे, जो कि है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है, अब वो देखते हैं। ये प्रिंसिपल हमसे कहता है कि हायर मॉड्यूल, हाई लेवल और लो लेवल मॉड्यूल दोनों एब्स्ट्रैक्शंस पे डिपेंड करते हैं, ना कि एक दूसरे की डिटेल्स पे।
अब इससे रिलेटेबल एक एग्जांपल जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शो किया है आपको, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे मान लो कि आपके पास एक कंप्यूटर का सिस्टम है, जिसमें सिर्फ सर्कुलर पोर्ट्स है, कुछ इस तरीके के। ऑलराइट, कुछ सर्कुलर पोर्ट्स ही है जो लेट्स से माउस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि माउस के अंदर सर्कुलर पोर्ट्स होते हैं। कीबोर्ड के अंदर भी होते हैं सर्कुलर पोर्ट्स, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लो कि कीबोर्ड के अंदर स्क्वायर पोर्ट्स है और हार्ड ड्राइव के अंदर कोई एक डिफरेंट एंटायरली पोर्ट है जो मतलब इन दोनों से डिफर करता है। उस केस में क्या होगा, आपको हर एक एक्सेसरीज के लिए एक अलग पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने कोई और एक नई एक्सेसरी खरीद ली और उसका पोर्ट भी डिफरेंट है, तो उसके लिए भी एक नया पोर्ट को आपको ऐड करना पड़ेगा, इज़न्ट इट? इससे क्या होगा, इससे नई डिवाइस को ऐड करना और ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको नए पोर्ट ऐड करने पड़ेंगे। और एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जहाँ पे इतने सारे पोर्ट्स एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फिट ही नहीं होंगे। तो इस तरीके की सिनारियो अगर आप फेस करते हो, तो आप डीआईपी प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अगर आप डीआईपी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हो, तो कुछ इस तरीके का आपको सिनारियो मिलेगा। लेकिन इस सिनारियो की बजाय अगर आप एक स्टैंडर्ड यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करते हो, जिससे कि सारी एक्सेसरीज के अंदर इस्तेमाल हो जाए, मतलब कि कोई सर्कुलर नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, एक स्टैंडर्ड, जैसे कि यूएसबी पोर्ट ले लो। यूएसबी काफ़ी हद तक एक स्टैंडर्ड पोर्ट है। आज की डेट में तो सी टाइप भी आ गया। तो इस तरीके के पोर्ट्स अगर आप इस्तेमाल करोगे और हर एक्सेसरीज के साथ यही पोर्ट्स आपको मिलेंगे, तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। जो चीज़ें आपको चाहिए, आपको उस पोर्ट में लगा दी एंड सारा काम आपका हो जाएगा। तो इससे आपको हर एक एक्सेसरी के लिए एक नए पोर्ट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप कोई भी एक्सेसरी को स्वैप कर सकते हो और कनेक्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर 2-3 को एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली पॉइंट मुद्दा ये है कि आपका जो सेटअप है वो फ्लेक्सिबल एंड फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। और जब तक ये वाला स्टैंडर्ड पोर्ट यूज़ में रहेगा, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके की अप्रोच से आपको क्या बेनिफिट मिलता है? वेल, आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपनी कोड के अंदर, और मॉडिफिकेशंस करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है एब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके। और सिंपल सी आपको एक कोड टिप देता हूँ इस टाइप का प्रिंसिपल इस्तेमाल करने के लिए। सिंपली आप क्या करो, इंटरफेसेस बनाओ जो एब्स्ट्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि यूएसबी डिवाइस मान लो। अब क्या होगा कि हाई लेवल मॉड्यूल्स, मान लो इस केस में कंप्यूटर हो गया, सिर्फ एब्स्ट्रैक्शंस पे डिपेंड करेगा, डिटेल्स पे नहीं। अब एग्जांपल दिखा के आपको समझा भी देता हूँ जो मैंने कहा। यहाँ पे इनकरेक्ट कोड एंड करेक्ट कोड का एग्जांपल लेंगे डीआईपी के अंदर, जिसमें इनकरेक्ट में एक क्लास बना ली कंप्यूटर बोल के, जो कनेक्ट करेगी कुछ फंक्शनैलिटी के साथ, जैसे कि कनेक्ट माउस, कनेक्ट कीबोर्ड एंड कनेक्ट हार्ड ड्राइव। तीनों फंक्शनैलिटी एक ही क्लास के अंदर डिफाइन कर दी। तो क्या होगा, आपको सबके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? जो काम कर रहा है ये कनेक्ट ऑल डिवाइसेस वाला फंक्शन। अब इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम देगा, इसकी बजाय हम इंटरफेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक यूएसबी डिवाइस का एक इंटरफेस बना लिया, जिसके अंदर मैंने कनेक्ट फंक्शन को कॉल कर लिया। उसके बाद माउस वाली क्लास के अंदर मैंने इसे इम्प्लीमेंट करा लिया और कनेक्ट फंक्शन को एक फंक्शनैलिटी दे दी। तो इस तरीके से मैंने इस पर्टिकुलर इंटरफेस को एक एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस बना दिया। एंड वही चीज़ मैं कीबोर्ड के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो अलग-अलग फंक्शनैलिटी के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट? मतलब सेम चीज़ ही है, सेम तरीके से कनेक्ट होगा, लेकिन काम अलग करेगा। और फाइनली कंप्यूटर बोल के एक क्लास बनाई, जिसके अंदर मैं कनेक्ट डिवाइस बोल के एक फंक्शन बना रहा हूँ, जहाँ पे मैंने यूएसबी डिवाइस को एज ए प्रॉपर्टी पास कर दी, एज ए इन द पैरामीटर। और इस तरीके से मैं सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करा सकता हूँ। और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे? वेल, अगर मैं इनकरेक्ट कोड का इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे बेनिफिट नहीं, मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि इनकरेक्ट वाले सेटअप में कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा ईच एक्सेसरी की टाइप पे, जिससे कि हमें नए एक्सेसरीज को कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, या फिर एग्जिस्टिंग वाले को चेंज करने में भी। और हमारी मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा का इंक्रीज हो जाएगी एंड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। और हमारा फ़ायदा क्या होना चाहिए अगर हम करेक्ट वे यूज़ करें डीआईपी का इस्तेमाल करके? अगर हम यूएसबी डिवाइस इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्शन की तरह काम करता है सारे कॉम्पेटिबल डिवाइसेस के लिए, जिसके द्वारा हम मेंटेनेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ कर सकेंगे और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर पाएंगे अपने कोड के अंदर। इस एग्जाम्पल के थ्रू से आप ये समझ पाओगे। सिमिलरली डीकपलिंग भी इसमें यूज़ हो जाएगी। इस एग्जाम्पल में हमने ऑलरेडी देखा कि कंप्यूटर क्लास जो है वो अब स्पेसिफिक एक्सेसरी टाइप के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ यूएसबी डिवाइस के इंटरफेस के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कि कोई भी नई एक्सेसरी को इम्प्लीमेंट करना हो,
या यूज़ करना हो, तो वो उसी टाइप की एक्सेसरीज़ को यूज़ कर सकता है, जहाँ पे यूएसबी डिवाइस कनेक्ट हो पाएगी। और इससे क्या होगा, हम अपनी कंप्यूटर क्लास को बिना मॉडिफाई किए उसे कनेक्ट कर पाएँगे। तो ये हो गया डीकपलिंग, जो कि हमें इस प्रिंसिपल के द्वारा प्रोवाइड होती है, राइट? इसी के साथ-साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें मिल जाती है, जिसके द्वारा हम नई एक्सेसरीज़ को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यूएसबी फ़ैन, जो कि ऑब्वियसली आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इवन प्रिंटर एंड स्कैनर भी यूज़ होता है। तो और ये उसका एग्ज़ाम्पल जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, और ये उसका बेटर वर्ज़न। तो ऑब्वियसली सारे लोग इसी की तरफ जाएँगे, राइट? तो इस तरीके से हमें अपना कोड भी लिखना है। आई एम क्वाइट श्योर आपको इस एग्ज़ाम्पल से डीआईपी प्रिंसिपल प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर 1% लोगों को भी ये एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्ली समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जिसके द्वारा आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम्पल जो है, ज़्यादा कोडिंग रिलेटेड है। तो मान लो एक क्लास मैंने बनाई MySQL डेटाबेस बोल के। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारे MySQL के डेटाबेस के साथ कनेक्ट कराएगा, राइट? इसीलिए मैंने इसके अंदर एक कनेक्ट फंक्शन बना लिया। अब उसके बाद क्या किया मैंने एक और क्लास बनाई यूज़र सर्विस बोल के, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी डेटाबेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने डीबी दे दिया, जो कि MySQL डेटाबेस को एज़ ए टाइप लेगी, ठीक है? एंड उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर, ताकि मैं इसको एक फंक्शनैलिटी जहाँ पे मुझे यूज़र का डेटा लेना हो, वहाँ पे मैं कनेक्ट करूँ और यूज़र का डेटा फेच करा लूँ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? अब ये तो मैंने बना लिया, लेकिन अब इस कोड में दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो हाई लेवल क्लास है, वो डिपेंड कर रही है लो लेवल की इम्प्लीमेंटेशन पे, जिसके द्वारा ये जो कोड है हमारा फ्लेक्सिबल नहीं होगा। अगर मैं MySQL की जगह कोई और डेटाबेस यूज़ करना चाहूँ, तो ये कोड काम नहीं करेगा। मुझे काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें। इसी कारण से इसका करेक्ट अप्रोच ये वाला होगा, जहाँ पे ये डिपेंड करेगा एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेसेस के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक इंटरफेस बनाया डेटाबेस, जिसके अंदर मैंने कनेक्ट फंक्शन को एज़ ए प्रॉपर्टी पास कर दी। उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई MySQL डेटाबेस, जो हमने पहले भी किया था, जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराएगा एंड कनेक्ट फंक्शनैलिटी को कॉल करेगा। तो सेम वे में कनेक्ट टू MySQL हो गया। उसके बाद अगर मुझे MongoDB यूज़ करनी है, तो वहाँ भी कनेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल हो जाएगा, राइट? उसके बाद यूज़र सर्विस के अंदर मैं डीबी को एज़ ए टाइप पास करूँगा, ना कि MySQL डीबी को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं अपनी प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज़ करा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, जहाँ पे मैं डीबी को एज़ ए पैरामीटर पास कर रहा हूँ, जिसका सेम टाइप है डेटाबेस। मतलब इंटरफ़ेस को मैंने एज़ ए टाइप पास कर दी यहाँ पे, ठीक है? फिर सिमिलरली हमने जो गेट यूज़र का फंक्शन जो इनकरेक्ट वाले में बनाया था, यहाँ भी सेम बनाया है और सेम फंक्शनैलिटी पास की है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार टाइप डिफरेंट होने की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और ये फ्लेक्सिबल बन गया। यहाँ पे हम सिंपली मैं MySQL का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जहाँ पे चाहूँ MongoDB का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो इस यूज़र सर्विस के अंदर मुझे MySQL डेटाबेस का इस्तेमाल करना है, तो यूज़र सर्विस 1 के अंदर मैं गेट यूज़र का जब कॉल करूँगा, तो ये MySQL की डेटाबेस को कॉल करेगा और यूज़र सर्विस 2 क्या करेगा, MongoDB की डेटाबेस को कॉल करेगा। तो इस तरीके से मैंने अपने कोड को डिपेंड करा दिया इंटरफ़ेस के ऊपर, ना कि उसकी डिटेल के ऊपर, जो हम इनकरेक्ट वे में करा रहे थे। इनकरेक्ट वे वाले में हम क्या कर रहे थे कि हाई लेवल क्लास जो है वो डिपेंड करेगा लो लेवल की इम्प्लीमेंटेशन पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। करेक्ट वाले में हमने उसे सॉल्व कर लिया। तो ये अभी प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगा, जिसके द्वारा आप ये कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये सारी बुक्स है जो आप यूज़ कर पाओगे, जैसे कि डिज़ाइन पैटर्न्स, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो कि रॉबर्ट सी मार्टी ने बनाई है। फिर क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर भी एक बुक है, डिज़ाइन पैटर्न्स के ऊपर 2 बुक्स है। और अगर आपको और जानकारी चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हो गई एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर ये हो गई क्लीन आर्किटेक्चर, ये भी रॉबर्ट सी मार्टिन ने ही बनाई है। फिर एक डिज़ाइन पैटर्न्स की आती है, जो कि एरिक फ्रीमैन एंड एलिजाबेथ रॉबसन ने बनाई है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, एडेप्ट कोड विदाउट मॉडिफाइंग इट। जिसका कोर आइडिया ये है कि वो कोड को एडेप्ट करना आपको सिखाएगा, बिना उसको ज़्यादा मॉडिफाई किए। और लास्टली डिज़ाइन पैटर्न्स, जिसको इंट्रोड्यूस किया है गैंग ऑफ फोर, और इसका कोर आइडिया क्या है, प्रोग्राम टू इंटरफेसेस नॉट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारी बुक्स को आप पढ़ सकते हो और क्लीन आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन पैटर्न्स के ऊपर अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे। अब एक फटाफट एक रिकैप ले लेते हैं अपने सॉलिड प्रिंसिपल्स में, जो भी अभी तक हमने समझा।
अब ये हो गया हमारा सॉलिड प्रिंसिपल का पहला पॉइंट। एस पहला प्रिंसिपल जो स्टैंड करता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पे, जिसका काम है कि एक क्लास एक टास्क। फिर आता है हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल जहां पे एक्सटेंड विदाउट मॉडिफाइंग। लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है? रिप्लेसेबल विदाउट डिस्ट्रप्शन। फिर आता है हमारा इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल जहां पे ओनली नेसेसरी इंटरफेस, बड़े इंटरफेसेस मत बनाओ, छोटे बनाओ जो जरूरी हो। फिर लास्टली डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल जो कि कहता है कि डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। तो इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके आप एक रोबस्ट, फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल कोड लिख सकते हो। ऑलराइट, सो इन सारी चीजों से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके कोड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि इस टाइप की वीडियोस मैं आपके लिए बना पाऊँ। सो दोस्तों जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।